फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा, पूनम ने गुस्से से प्रीति से कहा, मेरे डैड भी मुझसे रुपए मांगने का कारण पूछते। प्रीति बोली, इसलिए तुम दोनों ने रुपयों के चक्कर में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। पूनम बोली, अब आगे। मैंने नहीं उजाड़ा अपने परिवार को, वो क्यों नहीं मेरे मन की बात समझी। पिंकी चीखते हुए बोली, कौन नहीं समझे तुम्हारे मन की बात। पूनम ने पूछा, मेरी अपनी माँ। पिंकी बोली, तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती तो शायद वो समझ जाती। पूनम बोली, मैंने एक बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे बोली कि वे समाज को क्या जवाब देंगी। पिंकी बोली, तो तुमने उन्हें मार दिया। पूनम बोली, तो क्या करती, वो मेरी शादी किसी और से कराना चाहती थी। मैंने कहा भी कि मैं सिर्फ प्रीति से प्यार करती हूँ, तो वो मेरी बात क्यों नहीं समझी। पिंकी चीखी, चीखना बंद कर, ये बता उन्हें कैसे मारा। पूनम बोली, उस रात जब सब खाना खाकर बेहोश हो गए तो हम दोनों ने एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आए। प्रीति ने खुद को चादर से चारों ओर से कवर किया ताकि खून के छींटे उस पर न आए। पहले तो हम दोनों ने सबके सर पर वार किए और फिर सबके हाथ पैरों पर भी उस हथौड़े से चोटें की। जब हम दोनों को संतुष्टि हो गई कि वे सब मर चुके हैं, तो मैंने प्रीति से कहा कि मुझे भी अब चोटें दे, ताकि पुलिस को ये लगे कि मैं भी इस हादसे का शिकार हुई हूँ। और फिर मैंने अपने मुंह में कपड़ा ठूसा और प्रीति ने मुझ पर हथौड़े बरसाए, लेकिन प्रीति के चादर से कवर होने के बावजूद भी उस पर खून के कुछ छींटे आए। तब उसने चादर हटाकर खून के छींटे छुपाने के लिए मेरी मम्मी का दुपट्टा अपने ऊपर लपेटा और रुपयों का बैग लेकर अपने घर चली गई। कितनी बेरहम हो तुम दोनों को देखकर दरिंदा भी शर्मा जाए। अपने शरीर की हवस मिटाने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर गई। बेवकूफ लड़की, वो तेरी बूढ़ी नानी थी जिसने तुझे ढेरों कहानियां सुनाई होगी, और वो तेरी माँ थी जिसने तुझे जन्म दिया था। तेरी छोटी बहन का क्या कसूर था, उसने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। तेरे बाप ने कभी तुझे गोद में खिलाया होगा और तो उसकी जान से ही खेल गई। सवार्थी कहीं की, तेरी रूह नहीं कांपी उस वक्त ऐसा घिनौना काम करते हुए। और तुमने उन हथौड़ों का क्या किया। पूनम ने पूछा। वो हमने गटर में डाल दिए। प्रीति बोली, कौन से गटर में डाले तुमने। पूनम ने पूछा। प्रीति ने अपने घर जाते समय हमारे घर के पास वाले गटर में वो दोनों हथौड़े डाल दिए थे। पिंकी बोली। उन दोनों की बात सुनकर प्रीति के पिता बोले, मेरी परवरिश में कमी रह गई जो मेरी बेटी ने इस गुनाह को अंजाम दिया। काश कि मैं मुग्धा की बात मान लेता और अपनी बेटी की अय्याशियों पर पाबंदी लगा देता। अब जो भी है, लेकिन अब आप मानते हैं ना कि आपकी बेटी गुनहगार है। पूनम बोली, जी हाँ, आज मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मुझे इस बात से ऐतराज नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, लेकिन एक दूसरे को पाने के लिए दोनों ने जो गुनाह किया है वो माफी के काबिल नहीं। मैं चाहता हूँ इन दोनों को इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इतना कहकर प्रीति के पिता ने अपनी नम आंखें पोंछी और अपनी कार में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार पुलिस स्टेशन से चली गई। अब पूरी बात खुल चुकी थी, क्योंकि पूनम ने जब प्रीति के कमरे की तलाश ली थी तो उसे रुपयों से भरा बैग मिला था और उसी बैग में प्रीति के वही खून के छींटे वाले कपड़े थे जो उसने उस रात पहने थे। पूनम ने फौरन उन कपड़ों से खून के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। साथ में उसी बैग में प्रीति और पिंकी के पासपोर्ट भी थे। इसलिए पूनम को ये बात उसी दिन समझ में आ गई थी, लेकिन वो सारे सबूतों के साथ उन दोनों को पकड़ना चाहती थी। जब पूनम को ये पता चला कि ये दोनों 2 दिन बाद ही रफू चक्कर होने वाली है, तो पूनम को लगा कि अब दोनों की गिरफ्तारी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा न हो कि दोनों भाग जाए। और फिर सभी सबूत जुटाकर पूनम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों जेल की हवा खा रही हैं। प्रीति के पिता ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। जब ये बात पवित्रा तक पहुंची तो उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने मन में सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है कि अपने फायदे के लिए अपने ही परिवार का कातिल बन जाए। ये सब सोच सोचकर पवित्रा परेशान हो उठी। अपना मन ठीक करने के लिए उसने रामू से मिलने का सोचा और वे दोनों एक पार्क में मिलने पहुंचे। तब पवित्रा ने रामू से पूरी बात बताई
तो रामू बोला, पवित्रा अभी तूने दुनिया देखी ही कहाँ है, दुनिया में बहुत कुछ होता है जो शायद तुझे नहीं मालूम। रामू, इससे भी बुरा और क्या हो सकता है? पवित्रा ने पूछा। हो सकता है इससे भी बुरा इस दुनिया में और भी बुरे बुरे काम लोग करते हैं पैसों के लिए। रामू बोला। सच रामू, दुनिया इतनी बड़ी धोखेबाज है? पवित्रा ने पूछा। हाँ पवित्रा, धोखा ही धोखा है यहाँ लोगों की नजरों में। रामू बोला। तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना? पवित्रा ने पूछा। नहीं, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, रामू बोला। और फिर उस दिन पवित्रा ने रामू पर पक्का भरोसा कर लिया। वो अब रामू से शादी करने के सपने देखने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसकी जिंदगी अब एक ऐसा मोड़ लेगी, वो टूट कर बिखर जाएगी, उसके सपने चूर चूर हो जाएंगे। और फिर एक दिन उस घर में पुलिस तलाशी के लिए आई जहां रामू इतने सालों से काम कर रहा था। और उस घर के मालिक ने जो सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पुलिस ने फौरन ही रामू को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सुनकर पवित्रा हिल गई, क्योंकि उसका भरोसा किसी इंसान से एक बार फिर उठ चुका था। पुलिस पवित्रा के घर भी पूछताछ करने आई, क्योंकि रामू उससे भी मिलता था। पवित्रा ने कहा कि वो बस इतना ही जानती है कि रामू एक ब्राह्मण है और एक रसोइया था, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। ना वो कभी उसके किसी रिश्तेदार से मिली और ना ही उसके माँ बाप से। मैं जब भी उसे अपने परिवार के लोगों से मिलवाने को कहती तो वो टाल जाता था। तब पुलिस बोली, वो भारतीय नहीं, एक पाकिस्तानी जासूस है और उसका नाम रामू नहीं अकबर है। वो छुपकर उस घर में रह रहा था। जब उसके साथी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तो उसने उसका नाम बताया। तुम शुक्र मनाओ कि तुम बच गई, नहीं तो किसी दिन वो तुम्हें भी मार देता। इन लोगों के भीतर कोई रहम नहीं होता, ये लोग बस अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर पवित्रा का जी धक से रह गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना बड़ा धोखा वो कैसे बर्दाश्त करे। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चली थी। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि रामू एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन पवित्रा को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रामू तो उसके लिए पहले ही मर चुका था। एक आतंकवादी कभी उसका प्रेमी नहीं हो सकता। पवित्रा खुद को समेटना सीख ही रही थी कि एक दिन उसके बाप उस दुनिया को छोड़कर चले गए। मरते समय उन्होंने पवित्रा के सर पर हाथ फेर कर कहा कि वो उसे माफ कर दे, और पवित्रा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर उनके माथे को चूमकर ये जताया कि उसने उन्हें माफ कर दिया। अब सरिता का सिंदूर और चूड़ियां उतर चुकी थी। उसे अपने पति के जाने का ना तो गम था और ना ही खुशी। बस उसके घर का एक कोना खाली हो गया था जहां वो पड़ा रहता था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी मायूस सी। अब पवित्रा 22 की हो चली थी और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। शादी के नाम से वो डरती थी, क्योंकि अब उसमें और भी धोखा खाने की गुंजाइश नहीं बची थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।